ना। तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे, तो हमने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे नॉमेनक्लेचर होता है, दो स्टैंड में जो होता है एक ही स्टैंड पार्टिसिपेट करता है, दूसरा स्टैंड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता वो भी आपको रीजन बता दिया था। फिर आपको ये भी बता दिया था कि नॉमेनक्लेचर जो हम लोग करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर का। फिर हमने आपको बताया था रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि कि जो जीन होता है, ठीक है, वो स्ट्रेच ऑफ डीएनए होता है विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये बताया था ना कि जीन इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो जैसे हमने ऐसा पढ़ा था कि डीएनए से जो है हमारा आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जीन जो है वो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जो प्रोटीन बना रहा है। तो फिर ये आरएनए जो बन रहा है वो तो डीएनए बना रहा है, तो फिर वो फिर जीन क्यों नहीं है? तो दैट मीन्स डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए इज ऑल्सो रेफर्ड एज जीन। ठीक है, बेसिकली हम लोग स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड कहते हैं कि इट इज अ स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड विच कोड्स फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट है कि अगर ये आरएनए के लिए भी कोड कर रहा है डीएनए, दैट इज ऑल्सो जीन। ना, अगर हम देखें तो इसके लिए एक और टर्म यूज होता है जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, दैट इज सिस्ट्रॉन। तो कहीं भी सिस्ट्रॉन और जीन को हम लोग सिनोनिमस भी यूज कर सकते हैं, करते नहीं है लेकिन कहीं कहीं किया भी हुआ है, तो वो गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, मतलब कर सकते हैं। तो सिस्ट्रॉन भी वही है, इट इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम लोग सिस्ट्रॉन टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कारण है कि सिस्ट्रॉन टर्म यूज कर रहे हैं? अब देखो, अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखो, अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखो तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे मान लो प्रोकैरियोट का ये डीएनए है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा डीएनए है, ये जो पूरा का पूरा डीएनए है, दिस इज डीएनए, दिस कंप्लीट डीएनए विल कोड फॉर प्रोटीन। तो यहां पे मान लो ए जीन है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। ठीक है, तो ये एक सिस्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज रिफर्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। वी कॉल इट पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। लेकिन यही अगर हम लोग यूकैरियोट्स में देखें, ठीक है, अगर यूकैरियोट्स के डीएनए को देखिएगा, तो जैसे मान लीजिए ये यूकैरियोट का डीएनए है, तो आप क्या देखेंगे कि ऐसे करके अरेंजमेंट होगा। यहां पे एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, फिर एक्सॉन होगा, फिर इंट्रॉन होगा, और ऐसे करके एक्सॉन इंट्रॉन चलता रहेगा। ये एक्सॉन जो है, दिस एक्सॉन विल कोड फॉर प्रोटीन। इंट्रॉन किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगा, इसको हम लोग इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी कहते हैं। इंटरवेनिंग सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज रिफर्ड एज इंटरवेनिंग सीक्वेंस। तो अब देखो, प्रोटीन बना रहा है, फिर इंटरवेनिंग सीक्वेंस, फिर प्रोटीन। तो यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी में नहीं है। ये एक यूनिट हो गया, फिर ये दूसरा यूनिट हो गया, फिर तीसरा ऐसे आएगा। यहां पे क्या है, कॉन्टिन्यूटी में है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलीसिस्ट्रॉनिक। यहां पे कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, तो यूकैरियोट में जो अरेंजमेंट है दैट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। प्रोकैरियोट में क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि देयर इज नो इंटरवेनिंग सीक्वेंस। ठीक है, और यहां पे क्या है कि एक कोडिंग पार्ट फिर नॉन, तो यहां पे क्या हुआ, ये स्प्लिट कर जा रहा है, कोडिंग नॉन कोडिंग, कोडिंग नॉन कोडिंग, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिफर्ड एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो अगर आप यूकैरियोट में देखेंगे
तो आपका जो अरेंजमेंट है दैट इज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप जब यूकैरियोट में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपका स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इट इज स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड इज रिफर्ड एज जीन। और इसके लिए हम लोग और टर्म यूज करते हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज आल्सो स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो वो डीएनए क्या है जो आरएनए के लिए कोड करे, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, उसके लिए भी तो डीएनए होगा जो कोड करेगा, उसको भी हम लोग जीन कहते हैं। अब ये वर्ड सिस्ट्रॉन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, उसको पहले समझो। मैंने कहा कि प्रोकैरियोट में जो हमारा डीएनए है वो कॉन्टिन्यूटी, जैसे ए बी सी डी ई जीन है, ये कॉन्टिन्यूटी में है। ये एक सिस्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, सब एक साथ ही है। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, बिकॉज देयर इज नो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। लेकिन अगर आप यूकैरियोट में देखोगे तो कोडिंग रीजन है, दिस इज जो एक्सॉन है, इट इज कोडिंग रीजन, और जो इंट्रॉन है इट इज नॉन कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग, नॉन कोडिंग, कोडिंग, नॉन कोडिंग, ऐसे करके चलेगा। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ठीक है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, और ये मोनोसिस्टोनिक, एक एक यूनिट है, एक यूनिट फिर इंटरवेनिंग, फिर अगला यूनिट, फिर इंटरवेनिंग, फिर अगला यूनिट। ठीक है, अब अगर हम इसको डेफिनेशन को बोले कि इट इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, तो इसके हिसाब से तो ये वाला स्ट्रेच तो कोड ही नहीं कर रहा, इंट्रॉन वाला स्ट्रेच। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है डेफिनेशन में कि इट इज अ स्ट्रेच ऑफ, दैट्स व्हाई वी यूज टर्म सिस्ट्रॉन। ठीक है, ओके, अगर हम ये कहते हैं कि स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, तो स्ट्रेच ऑफ डीएनए वाले में तो ये तो फिर कर ही नहीं रहा ना, तो फिर डीएनए को पार्ट ही नहीं मानना चाहिए था हमको। ठीक है, चलिए लिखिए, राइट डाउन। जीन इज जीन इज stretch of DNA. Gene is stretch of DNA which codes for polypeptide. Stretch of DNA which codes for polypeptide. Even DNA which codes for tRNA or RNA, tRNA or rRNA, also referred as gene. Generally, next point, generally term term cistron cistron is used for term cistron is used for stretch of DNA. Term cistron is used for stretch of DNA which codes for a polypeptide, which codes for a polypeptide. Next point लिखिए. In case of prokaryote, in case of prokaryote, arrangement is referred as polycistronic. Arrangement is referred as polycistronic. As there is no intervening sequences, arrangement is known as polycistronic. As there is no intervening sequences. Whereas
whereas in case of eukaryotes, whereas in case of eukaryote, there is intervening sequence. There is intervening sequence. Such arrangement is known as split gene arrangement. Such arrangement is known as split gene arrangement and also referred as monocistronic. ठीक है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, मैंने आपको पता है। तो कितने टाइप के आरएनए हमारे पास है, ठीक है, 3 टाइप के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए का काम क्या है, मैसेंजर है, ये मैसेज लेके जाता है। दैट मींस इट प्रोवाइड्स टेम्पलेट, इट प्रोवाइड्स टेम्पलेट। ठीक है, टीआरएनए का काम क्या है, ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है, इट कैरीज अमीनो एसिड and also helps in reading जेनेटिक कोड। अभी ये जेनेटिक कोड आगे आएगा, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट भी करता है। क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास में। यहाँ क्या है कि ये जो टेम्पलेट है, इसके पास मैसेज होता है कोड के फॉर्म में, उसको रीड करने का काम टीआरएनए का है और अमीनो एसिड को लाने का। ये जो आरआरएनए है, इसका 2 काम है। एक तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, आरआरएनए जो है राइबोसोम का कंपोनेंट है। दूसरा, इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, ये भी अभी आएगा कैसे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो इसका 2 काम है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और राइबोसाइम जो होता है वो आरआरएनए ही होता है। आरएनए एंजाइम जो भी होगा वो आरआरएनए ही होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के आरएनए हैं और इनका ये काम है। अब ये जो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इट इज बाय एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। Write down. There are 3 different types of RNA. There are 3 different types of RNA. That is first mRNA. First mRNA, which provides template. mRNA, which provides template. Second, tRNA, which carries amino acid. tRNA, which carries amino acid and also helps in reading genetic code. Also helps in reading genetic code. And rRNA
and rRNA which acts as rRNA which acts as structural component and also catalyst. Structural component and also catalyst. Next point लिखिए. In case of prokaryote, transcription is carried out by single enzyme that is DNA dependent RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase. मतलब इसका फंक्शन जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए. इस आरएनए पॉली, जैसे हमने कहा ना डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए जो है उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब इसके फंक्शन को डीएनए कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, दैट्स द पर्पस ऑफ दिस यूजिंग दिस. ओके ना, अब थोड़ा सा समझो इसको. जब आप इस एंजाइम को देखेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है, तो जो कोर एंजाइम होता है, पता नहीं आपने कोर एंजाइम पढ़ा है कि नहीं, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा ही होगा. कोर एंजाइम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट्स. ठीक है, क्या क्या सब यूनिट है? अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा. ये 5 सब यूनिट है. ठीक है, इस कोर एंजाइम के. अब इस एंजाइम को कंप्लीट होना है, मतलब होलो एंजाइम बनना है. तो होलो एंजाइम बनने के लिए क्या है? ठीक है, ये जो कोर एंजाइम है 5 सब यूनिट वाला, ठीक है, इसके साथ सिग्मा फैक्टर आके ज्वाइन करेगा. अभी क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक है, तो दिस सिग्मा फैक्टर विल ज्वाइन विद दीज 5 सब यूनिट टू फॉर्म होलो एंजाइम. ठीक है, समझ में आया पॉइंट? मैडम, दिस एंजाइम this enzyme is multimeric protein complex. This enzyme is multimeric protein complex consists of multimeric enzyme complex and core enzyme consists of 5 subunits. Core enzyme consists of 5 subunits, that is alpha, alpha dash, beta, beta dash and omega. मल्टीमेरिक मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक दो से ज्यादा यूनिट हो उसका. 5 सब यूनिट, दैट इज अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. when sigma factor binds to this core enzyme,
Resultant structure is holoenzyme. Resultant structure is holoenzyme. कोएंजाइम कुछ नहीं है, कोएंजाइम मेरे को मत घुसाओ, वो बायोमोलिक्यूल का पार्ट है। ये एंजाइम का मेन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग कहते हैं कोर एंजाइम। कंप्लीटली फंक्शनल होने के लिए इसको सिग्मा फैक्टर चाहिए, ठीक है, और जब दोनों मिल जाते हैं दैट रिजल्ट्स इन होलो एंजाइम। ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें। ठीक है, स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। तो 3 स्टेप्स हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा फिर बहुत सिंपल हो जाएगा, समझ जाएंगे तो। एक होता है हमारा इनिशिएशन, दूसरा होता है हमारा इलोंगेशन, और तीसरा होता है टर्मिनेशन। These are the 3 different steps during the process of transcription. ठीक है ना? अब मान लीजिए कि ये एक हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स है। ठीक है, तो ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 3 डैश से 5 डैश वाला है वो एज ए टेम्पलेट स्टैंड काम करेगा। तो हमारा जो एंजाइम है, दिस इज योर कोर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब क्या है, इस कोर एंजाइम से आके हमारा सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा, और जब सिग्मा फैक्टर इससे बाइंड कर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा होलो एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सिग्मा फैक्टर का यहाँ पे काम क्या है, क्यों हम सिग्मा फैक्टर कर रहे हैं? ये जो सिग्मा फैक्टर हमारा है, इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग साइट ऑफ इनिशिएशन, कि कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो यही डिसाइड करता है सिग्मा फैक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो सिग्मा फैक्टर नहीं है, सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, इनिशिएट होगा? हाँ होगा, बट रैंडमली डिफरेंट प्लेसेस से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये पॉइंट? सिग्मा फैक्टर का काम है साइट ऑफ इनिशिएशन को रिकॉग्नाइज करना, कि कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना है। लेकिन क्या अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है तो फिर क्या होगा? तो सिग्मा फैक्टर अगर नहीं है तो ये प्रोसेस रैंडमली डिफरेंट प्लेसेस से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट नहीं होगा, होगा, बट वो प्रोसेस रैंडम हो जाएगा, कहीं कहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमारा आता है इलोंगेशन का। ठीक है, अब ये इलोंगेशन क्या है? अब ये जो एंजाइम है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम will carry out the process of elongation by using nucleoside triphosphate as a substrate। पूरे ये तीनों में ना, इस तीनों स्टेप में सिर्फ यही स्टेप जो है दैट इज कैरिड आउट बाय एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि इनिशिएशन तो सिग्मा फैक्टर करवा रहा है। सर ये यूकैरियोट्स में होगा अगर सिग्मा ना, अभी यार हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, अभी प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में हम लोग कर लेंगे, अभी आएंगे यूकैरियोट में भी आएंगे, अभी प्रोकैरियोट में है। ठीक है, अभी पहले इसको निपटा लें फिर प्रोकैरियोट करेंगे। ओके ना, तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन का है। So the only role played by this enzyme DNA dependent RNA polymerase is elongation. And during this process of elongation, this enzyme is somehow able to open the DNA double helix. तो होगा क्या? ठीक है,
ओके। अब ये हमारा 3 डैश है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश हो गया, ये 5 डैश हो गया। तो ये इसको वाले को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। या हम लोग इसको मान लेते हैं, चलो आसान होगा बनाना। 3 डैश है, ये 5 डैश है, ठीक है। तो अब क्या है कि किसी तरीके से ये जो एंजाइम हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये इसको ओपन कर रहा है स्ट्रैंड को, और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का, बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करेगा। सम पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अटैच्ड टू दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन दिस एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज synthesize new strand of RNA in 5' to 3' direction by utilizing nucleoside triphosphate as a substrate. This is the only step which is carried out by this enzyme during this process of transcription. And somehow this enzyme is able to open the DNA double helix. ठीक है, और हमारा सिग्मा फैक्टर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। अब फाइनल हमारा लास्ट स्टेप आता है, दैट इज टर्मिनेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन है, ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन जो है वो अपने आप ही एंजाइम कर देगा। टर्मिनेशन के लिए भी इसको एक फैक्टर चाहिए, एंड दैट फैक्टर इज रो फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या है, व्हेन दिस एंजाइम एनकाउंटर्स रो फैक्टर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स and newly synthesized strand of RNA falls off from this DNA double helix. समझ में आया? अब होगा क्या, ये बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि और अब ये यहां आ गया, यहां पे जब ये पहुंचा, ठीक है, तो इसको मैं बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, जब यहां पे पहुंचा तो इसको क्या मिल गया, ये जो हमारा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, इसको मिल गया रो फैक्टर। अब जो रो फैक्टर इसको मिल गया तो ये प्रोसेस क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोसेस विल टर्मिनेट, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए का है स्ट्रैंड, वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा 5' to 3' डायरेक्शन। दिख रहा है बोर्ड? ओके, तो ये 5' to 3' में ये रिलीज हो गया। मैं फिर से समझा रहा हूं, फिर से देख लो। मैंने कहा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन जो है वो काम है सिग्मा फैक्टर का, वो साइट को रिकॉग्नाइज करेगा जहां से प्रोसेस इनिशिएट होना है। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है, इफ सिग्मा फैक्टर इज एब्सेंट, देन प्रोसेस विल रैंडमली स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, रैंडम स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से। क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करके इनिशिएट कर देगा। अब दूसरा स्टेप आता है इलोंगेशन। ये अकेला स्टेप है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैरी आउट करता है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि बाय यूजिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, इट विल सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन बाय यूजिंग बेस पेयरिंग रूल। बेस पेयरिंग रूल को टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके 5' to 3' में बना देगा, और इन समहाउ दिस एंजाइम इज एबल टू ओपन द डीएनए डबल हेलिक्स। हो गया। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप आएगा टर्मिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल टर्मिनेट when this enzyme RNA polymerase will encounter rho factor, RHO, उल्टा P वाला सिंबल होता है रो फैक्टर। So when this enzyme encounters this rho factor, process will terminate and newly synthesized strand of RNA will fall off from the DNA double helix, ठीक है। हाँ भाई, सिग्मा इनिशिएट एंड आरएनए टर्मिनेट। सर क्या इसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स, क्या बोल रहे हो? एक सेकंड रुको। क्या इसके बाद डीएनए डबल हेलिक्स खत्म हो जाएगा या
सेम प्रोसेस होगा हर बार। काहे डीएनए को खत्म कर रहे हो भाई? हाँ, क्यों खत्म होगा? उसका इन्फॉर्मेशन है। अगर फिर से रिक्वायरमेंट होगा तो फिर से प्रोटीन बनाएगा। बहुत सारे प्रोटीन, जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, तो रेगुलरली सिंथेसिस होना चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अगर बंद हो गया तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार होके खत्म हो जाएगा, वो चलता रहेगा प्रोसेस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थर्ड हम स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट लिखिए इनिशिएशन, फिर उसके बाद बना लीजिएगा, पर लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए इनिशिएशन। Process of transcription starts from a fixed place as this enzyme RNA polymerase क्या बोला मैंने कहा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स from a fixed place as this enzyme RNA polymerase as this enzyme RNA polymerase promoter site. Process of transcription starts from a fixed place. Process of transcription starts from a fixed place as this enzyme RNA polymerase binds to as this enzyme RNA polymerase binds to promoter site. This binding is facilitated by sigma factor as it helps in recognizing site of initiation, as it helps in recognizing site of initiation. ठीक है, in absence of sigma factor, process of transcription, in absence of sigma factor, process of transcription starts randomly from in absence of sigma factor, process of transcription starts randomly from different places, ठीक है। सर आप कहाँ हो? मैं यही हूं, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं बैठा हुआ हूँ यार, कितनी देर खड़े रखोगे? चलो खड़ा हो जा। स्टार्ट्स रैंडमली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, elongation. This is the only step
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस इज द ओनली स्टेप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, this is the only step during the process of transcription which is carried out by enzyme DNA dependent, carried out by enzyme DNA dependent RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase. This enzyme uses nucleoside triphosphate this enzyme uses nucleoside triphosphate as substrate, nucleoside triphosphate as substrate, and synthesize new strand of RNA in 5' to 3' direction, by following base pairing rule, next point लिखिए, termination. Next is termination. Process of transcription terminates when enzyme RNA polymerase encounters rho factor RHO. RNA polymerase encounters rho factor as a result newly synthesized strand of RNA falls off from DNA double helix, newly synthesized RNA strand falls off, FALL apostrophe S, falls OFF off from DNA double helix and process terminates. जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया सबका डायग्राम? देखो यहाँ पे एक चीज, अभी क्योंकि वो हमने अभी प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे. इसमें एक चीज समझ लो, ये जो आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये न्यूक्लियस में होता है, यूकैरियोट्स में. और फिर यही आरएनए जो है ना, ये जो आरएनए बना हमारा 5' से 3' में, यही टेम्पलेट की तरह यूज होता है, ठीक है. और इसके बाद फिर यहां से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. मतलब यूकैरियोट्स में क्या है कि आरएनए तो बना न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस से न्यूक्लियर फोर्स से वो ट्रांसफर होगा साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में आके फिर वहां पे वो ट्रांसलेशन होगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट में देखें, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है तो वहां पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं,
तो मतलब साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बना, और हो सकता है कि आरएनए बन ही रहा हो तो वहीं पे आके फिर राइबोसोम इससे बाइंड कर जाए, क्योंकि दोनों तो साइटोप्लाज्म में ही होना है। वहां तो कोई कंपार्टमेंट है नहीं कि न्यूक्लियस का अलग कंपार्टमेंट है, साइटोप्लाज्म का अलग कंपार्टमेंट है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज जनरली कपल्ड। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे आरएनए बनना शुरू हुआ, और आरएनए ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन है, और ये आरएनए जैसे एक्सपोज होगा साइटोप्लाज्म में तो हो सकता है यहाँ पे आकर राइबोसोम ऐसे करके बाइंड कर जाए, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में मतलब इधर ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है और ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां पे कंपार्टमेंट नहीं है। यूकैरियोट में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन तो न्यूक्लियस में होगा और ट्रांसलेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? राइट डाउन लिख लीजिए, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। राइट डाउन। In case of prokaryote, in case of prokaryote, as there is no compartmentalization, in case of prokaryote, as there is no compartmentalization, so the process of transcription, so the process of transcription and translation, process of transcription and translation is generally coupled. Process of transcription and translation is generally coupled. Now, next thing is transcription in eukaryotes. ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, अब अगर हम यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को देखें, ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में। क्या है पहले समझ लो, फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले थोड़ा समझ लो। हमने प्रोकैरियोट में क्या देखा, एक ही एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट में there are 3 different enzymes, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3। ये 3 अलग अलग एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। RNA polymerase क्या करता है, वो एक 28S rRNA, ठीक है, 18S rRNA और 5.8S rRNA के लिए कोड करता है, उसको सिंथेसिस करता है। 28S, 28S, 18S एंड 5.8S rRNA, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है। आरएनए पॉलीमरेज 2 का काम क्या है, 2 तरह के आरएनए, एचएनआरएनए दैट इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए एंड एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है। तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3, इसका काम क्या है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। देन 5S rRNA, 5S rRNA, ठीक है, देन एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, इनको कोड करता है, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो ये 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज हैं। इसके अलावा अगर आप यूकैरियोट में देखोगे तो अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट का अलग आरएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि वहां भी प्रोटीन सिंथेसिस होना है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अलग होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑर्गेनेली आरएनए पॉलीमरेजेस आर आल्सो देयर। दूसरा, यहाँ पे एडिशनल प्रोसेसिंग भी रिक्वायर्ड होता है। एक होता है कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है कि जो नया आरएनए बनेगा उसके 5' एंड पे एक अनयूजुअल बेस ऐड होता है, उसको कहते हैं मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज रिफर्ड एज कैपिंग। देन टेलिंग होता है। टेलिंग में क्या होता है, टुवर्ड्स द 3' एंड बहुत सारे एडेनिन ऐड होंगे, 200 से 300, 200 to 300 ए ऐड होगा इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, इसको कहते हैं टेलिंग। इसके अलावा क्या है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूकैरियोट से केस में क्या है, वी हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, मतलब इंट्रॉन्स एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स एक्सॉन इंट्रॉन्स है। तो एक्सॉन जो है वो तो कोडिंग करता है, इंट्रॉन्स तो करता नहीं है। तो जब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अलोंग विद द एक्सॉन्स इंट्रॉन्स आर आल्सो ट्रांसक्राइब्ड। तो क्या होगा, इन इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड।
और इस रिमूवल के प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो पहले तो 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, उसके अलावा ऑर्गेनेली के लिए अलग आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद देयर इज कैपिंग, देयर इज टेलिंग एंड देयर इज स्प्लाइसिंग। तो ये डिफर करता है प्रोकैरियोट से, इसका ट्रांसक्रिप्शन दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।